नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबर का। गाजियाबाद में शादी समारोह में हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। वीडियो लोनी थाना क्षेत्र के डाबर तालाब चौकी क्षेत्र का है। समारोह में काफी भीड़ जमा है और इस तरह की फायरिंग खतरनाक भी हो सकती है। देखिए 2 युवक किस तरीके से इस वीडियो में हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। डाबर तालाब चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। शादी समारोह का ये वीडियो जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और हर्ष फायरिंग की भी कई तस्वीरें सामने आती है, लेकिन शादी में इस तरीके से पिस्तौल लेकर हवा में लहराने का ये जो मामला सामने आया है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में शादी समारोह में हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 युवक हाथ में पिस्तौल लिए हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो लोनी थाना क्षेत्र के डाबर तालाब चौकी क्षेत्र के पास का है। समारोह में काफी भीड़ भी जमा है और इस तरीके की फायरिंग खतरनाक भी साबित हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। और हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सामने आ रहा है, किस तरीके से शादी समारोह में ये दोनों युवक हवा में पिस्तौल लहरा रहे हैं। डाबर तालाब चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां शादी समारोह में हथियार लहराने का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं शादी समारोह के दौरान की ये तस्वीरें हैं। भीड़भाड़ भी अच्छी खासी नजर आ रही है और इसी बीच ये दोनों युवक हाथ में पिस्तौल लिए लहरा रहे हैं और एक युवक बंदूक चलाता भी है। हर्ष फायरिंग यहाँ पर की जाती है। शक्ति हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, ये वीडियो हम देख पा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी अब काफी वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग की वीडियो कई सामने आते हैं और कुछ ऐसा ही मामला गाजियाबाद से भी। देखिए बिल्कुल, अगर जो हाथों में जो हथियार इन्हें मिलते हैं वो मिलते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं, ये दिखावे के लिए और दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर जो हर फायरिंग की हर जगह से वीडियो आ रही है, ये मामला गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र का है, जो डाबर तालाब एक चौकी क्षेत्र है, उसका ये पूरा मामला है, जहां पर एक राइफल से फायरिंग हो रही है तो दूसरी तरफ एक के हाथ में पिस्टल है। तो जिस तरीके से वहां पर लगातार एक फायरिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेट सिंबल माना जा रहा है कि जिसके पास हथियार है वो लगातार हवाओं में फायर करेगा, तभी उसके पास यानी कि उसका वर्चस्व कायम हो पाएगा। जिस तरीके से अगर ये लगातार जो फायरिंग कर पटाखे की आवाज छोड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है, और अगर कोई इसमें किसी के गोली लग जाए तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है। देखिए लगातार कार्रवाई भी होती है। हालांकि जिस समय कहते हैं ये कोई सोशल मीडिया पर वायरल होती है और तस्दीक हो जाती है तो उसके बाद इनका हथियार भी जब्त होता है, इन्हें हवालात में भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं है और लगातार जो फायरिंग की जो वीडियो है वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये फायरिंग की वीडियो सामने आ रही है उससे तो साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि ये हथियार शौकियाने हथियार लिए जा रहे हैं आजकल, ना कि अपनी सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ले जा रहे हैं। जिस तरीके से बस हाथ में हथियार होना चाहिए और कोई शादी समारोह होता है, कोई बाजा बजता है, तो उस समय अपने आप को रोक नहीं पाते और हर फायरिंग कर बैठते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 20 और 21 मई को जयपुर में भाजपा नेताओं की बैठक होनी है। राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष और राज्यों के प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजनीतिक समीकरण और आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। संगठन को मजबूत करने और पार्टी से जोड़ने पर भी मंथन किया जाना है। तो एक बड़ी बैठक जयपुर में होनी है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। 20 और 21 मई को जयपुर में भाजपा नेताओं की ये बैठक होनी है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जयपुर में ये बैठक होनी है, 2 दिन बैठक चलेगी। क्या क्या इस बैठक में रहने वाला है, कौन कौन मौजूद रहेगा, पूरी जानकारी दें।
देखिए गुंजन, अगर बात करें तो 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के 8 साल पूरे हो रहे हैं। उसके पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और किस तरीके से तमाम सारे कार्यक्रमों को आगे करना है, इसी को लेकर के जयपुर में 20 और 21 मई को बैठक होगी, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय सचिव और तमाम सारे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष। बताया ये भी जा रहा है कि आखिरी दिन यानी 21 मई को मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं तमाम सारे राज्यों के जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वहां पे इस बात को लेकर के मंथन किया जाएगा कि जिन राज्यों में सरकार है वहां पे किस तरीके से कार्यक्रम किया जाए, जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां पे किस तरीके से कार्यक्रम किया जाए, और पूरे देश में 74,000 बूथ ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उनको मजबूत कैसे किया जाए, नए कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 साल पूरे हो रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री के रूप में, उसको किस तरीके से आगे जनता के बीच में संदेश दिया जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि वहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर, कैंपेन को लेकर भी मंथन होगा कि किस तरीके से छोटे छोटे दौर को लेकर के कैंपेन किया जाए, जिससे कि 2024 की जो भूमिका है वो बनाई जा सके। ये तमाम सारी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के 20 और 21 मई को जयपुर में मंथन होगा, जहां पे जो बातें तय की जाएगी उसके बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शिवपाल यादव लगातार अखिलेश पर बिना नाम लिए जुबानी हमले किए जा रहे हैं। शिवपाल ने अखिलेश को लेकर बिना नाम लिए कई ट्वीट्स किए। वहीं दूसरी तरफ आजम खान के समर्थन में भी कई नेता अखिलेश के खिलाफ होते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच AIMIM की नजरें भी आजम खान की तरफ हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब आजम खान क्या करेंगे और शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। दरअसल कल शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। तो ये ट्वीट शिवपाल सिंह यादव ने कल किया है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं बिना नाम लिए, लेकिन उनके इस ट्वीट ने काफी कुछ जाहिर कर दिया है, क्योंकि इससे पहले शिवपाल कुछ भी खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आए। तो शिवपाल और अखिलेश के बीच बढ़ती दूरियों के दौरान जबरदस्त वार पलटवार हुए। ये पहली बार है जब शिवपाल ने अखिलेश पर इस तरह का चुभने वाला हमला बोला है। भतीजे से बढ़ा क्लेश, चाचा का बुलडोजर संदेश। गुस्से से अखिलेश लाल, शिवपाल की इमोशनल चाल। यूपी की सियासत में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी इस वक्त बगावत के जबरदस्त तूफान से गुजर रही है। चाचा भतीजे में चल रहा युद्ध अब खुलकर शब्द बाण दागने तक पहुंच गया है। ईद के मौके पर शिवपाल ने अखिलेश पर सबसे तीखा हमला बोला। हालांकि उन्होंने अखिलेश का नाम नहीं लिया। उन्होंने ट्वीट किया, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। कहते हैं सियासत के माहिर खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं कि जज्बातों को किस तरह अपनी ताकत में बदला जा सकता है। कभी कभी भावुकता भी वो करिश्मा कर जाती है जो सधी हुई रणनीति नहीं कर सकती। शिवपाल ने बेशक सीधे अखिलेश का नाम नहीं लिखा। उन्होंने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्होंने निशाना अखिलेश यादव पर ही साधा है। शिवपाल ने अब तक अखिलेश पर कई बार निशाना साधा, लेकिन पहली बार है जब उन्होंने ये जताया कि उन्होंने रिश्ता बचाए रखने के लिए हर समझौता किया, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हासिल हुई। जाहिर है ऐसे में सियासत गर्मा गई है। शिवपाल सिंह जी ने न सिर्फ अपनी अपितु अपने साथ समाजवादी आंदोलन के सुर्ख परचम को उत्तर प्रदेश में फहराने वाले सभी नायकों,
कार्यकर्ताओं के दर्द को अभिव्यक्ति दी है। बार बार समाजवादी विचारधारा और तदनुसार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी जिस परिवारवादी राजनीति को लेकर के आगे बढ़े थे, एक एक करके आज उनका परिवार कुनबा उनके अहंकार के कारण बिखरता सा गया है। शिवपाल सिंह यादव उनके चाचा, जिन्होंने न केवल उनका पालन पोषण करने में अपने भूमिका का निर्वहन किया, बल्कि पूरी पार्टी को खून पसीना लगा करके खड़ा करने का काम किया, आज शिवपाल सिंह यादव की क्या दशा कर दी है। और इसलिए खुलेआम शिवपाल सिंह यादव बार बार अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि ईद के दिन ही आजम ने इशारों में अखिलेश पर करारा हमला किया। ईद के ही दिन शिवपाल ने भी अखिलेश के ऊपर इमोशनल अटैक किया। इससे पहले शिवपाल लगातार नई सियासी रणनीति का ऐलान करने की बातें दोहरा चुके हैं। क्या ये डबल अटैक इसी मकसद को पूरा करने का प्लान है? मुझे लगता है कि आज के शुभ अवसर पर इस तरह का ट्वीट मानसिकता को दर्शा रहा है कि किस स्तर में शिवपाल और अखिलेश के संबंध पहुंच गए और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। ये तमाम चीजें समाज के सामने, जनता जनार्दन है, लगातार उसने अपने निर्णय सुनाए हैं, अखिलेश को दरकिनार किया है, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, और आगामी 24 के चुनाव में भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। हालांकि इस बगावत वाली सियासत से वाकिफ अखिलेश भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि बगावत के इस भंवर की भविष्यवाणी काफी पहले से होती रही है, लेकिन चाचा की चुनौती अखिलेश की राह में आफत के कांटे भी बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगली बड़ी खबर की। योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। सुबह अपने गांव में सैर करने के लिए योगी आदित्यनाथ निकले हैं। परिवार के लोगों के साथ सैर करते हुए नजर आए। गांव का भी योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान निरीक्षण किया। आज उनके भतीजे का मुंडन कार्यक्रम है। 2 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद भोज का भी कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले सुबह अपने गांव में सैर के लिए योगी आदित्यनाथ निकले हैं। परिवार के लोगों के साथ सैर करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखे हैं। गांव का सीएम ने निरीक्षण भी किया है। तो 3 दिन का दौरा है योगी आदित्यनाथ का, जिसका आज दूसरा दिन। और अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ गांव के लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सुबह गांव की सैर करने के लिए निकले हैं, जहां गांव की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वीरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे। वीरेश जी, ये जो सुबह सुबह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, योगी आदित्यनाथ गांव के कुछ लोगों के साथ नजर आ रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए भी निकले हैं और सैर भी की है। देखिए, आज अपने दिनचर्या के हिसाब से मुख्यमंत्री 4 बजे उठते हैं और आज भी अपने गांव में भी 4 बजे वो उठे और उठने के साथ ही अपने जो परिवार के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ गांव का भ्रमण किया, पंचूर का, और निरीक्षण किया कि गांव में क्या कमियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे बदला है गांव। जो 1994 में मैं छोड़कर आज से 28-30 साल पहले गया था, वो गांव की दशा दिशा कैसी है, लोग कैसे हैं, लोगों से मिले, गांव में घर घर जाकर उन्होंने मुलाकात की, सदाशयता दिखाई और एक आत्मीयता का भाव मुख्यमंत्री ने अपने गांव के लोगों को दिखाया। गांव में हर कोई अपने परिवार का ही सदस्य होता है। कोई 2 पीढ़ी का पहले का दादा, कोई नाना, इस तरह के परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं, पटीदार होते हैं अपने गांव में। तो हर घर पर जाकर जो बुजुर्ग लोग थे उनका हाल चाल जाना मुख्यमंत्री ने और निरीक्षण करके कहा कि गांव के लोगों से कि आखिर क्या कमियां हैं, क्या सुविधाएं आप चाहते हैं, जो सुविधाएं आपको चाहिए मैं यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो हैं धामी उनसे कहूंगा। और मुलाकात के दरमियान जब कल हरिद्वार में मेरी मुलाकात होगी तो धामी जी से मैं कहूंगा कि गांव के लोगों की अपेक्षा है, क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा, ये कर्तव्य होता है अपनी मिट्टी के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति, उसी का निर्वहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और बहुत अरसे बाद जब वो गांव में आए हैं तो देखा कि जब ये सीन जब मैंने किया था इसी गांव से रहकर, तो उस समय गांव में कैसे घर थे, कैसे गांव में बदलाव आया है, कैसी सुविधाएं बढ़ी हैं। पहाड़ के लोगों का कहना है कि बहुत आधुनिक हुआ है पहाड़,
पहाड़ से पलायन तो हुआ है, लेकिन घरों की रूपरेखा जो है वो बदली है। लिंटर के घर हैं, पहले जो घर पुराने घर जो दिखाई दे रहे हैं उनमें पत्थरों से उसको छाया गया है, लेकिन अब वैसे घर कम दिख रहे हैं। तो एक उत्सुकता का भाव होता है। आप और हम गुंजन जब अपने गांव जाते हैं तो भी गांव के बदले हुए रूप को देखकर अचंभित होते हैं, बात करते हैं, और एक उत्सुकता का भाव होता है कि जब हम गांव में थे तो कैसा गांव था, अब गांव में कैसी सुविधाएं बनी हैं, कैसी लोग कितने आधुनिक हुए हैं, हर घर में नल लगा हुआ है, बिजली की व्यवस्था है। आज से 28-30 साल पहले न सड़क था, न पानी था, न व्यवस्था था, न बिजली थी। तो ये इन सारी चीजों का सैर पे निकले और छोटे बच्चों के साथ वो सेल्फी ले रहे हैं, कह रहे हैं, और सबको वो यहाँ से जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लखनऊ से बहुत चॉकलेट लेकर गए बच्चों के लिए। और आपने कल देखा एक तस्वीर आई थी जो जिस बच्चे का आज मुंडन संस्कार है उसे वो चॉकलेट दे रहे हैं परिवार के लोगों को, के जो बच्चे हैं उनको चॉकलेट लेकर गए हैं लखनऊ से, और सोर्सेस से ये खबर है कि बहुत ढेर सारे चॉकलेट लेकर गए हैं। तो गांव के बच्चों को बुलाकर मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि यही भावी भविष्य है। कल भी अपने उद्घोष में अपने भाषण में उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि पहाड़ से पलायन न करें, पहाड़ की प्रतिभाएं ऐसी हैं कि जिस क्षेत्र में और जिस इलाके में चले जाएं उनसे कोई लोहा नहीं ले सकता। ये शब्द थे मुख्यमंत्री के जब वो योगी महाविद्यालय में युवाओं को संबोधित कर रहे थे, राजकीय महाविद्यालय में। उन्होंने इस बात को कहा कि ये चिंता का विषय है कि पहाड़ से पलायन होता है, पलायन न हो, यहाँ की प्रतिभाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। यहीं रहकर मैं पढ़ा हूँ, यहीं रहकर सीडीएस रावत पढ़े हैं, यहीं रहकर अजीत डोभाल पढ़े हैं, तो ऐसी विभूतियां जो हैं वो यहाँ से निकली हैं। तो स्वर्गीय सीडीएस रावत का भी उन्होंने जिक्र किया कि सीडीएस रावत स्वर्गीय यहीं से पढ़े, यहीं से आगे बढ़े। तो इस मिट्टी में, देवभूमि की इस मिट्टी में उर्वरता है और साथ ही साथ इस मिट्टी में ताकत है। अपनी मिट्टी से जुड़कर मुख्यमंत्री मिट्टी के लोगों को, अपनी मातृभूमि के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं अपने छोटे बिल्कुल। और उसी की तस्दीक करते हुए आज की ये तस्वीरें भी वीरेश जी देखने को मिली, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, सैर करने के लिए निकले। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से भी मुलाकात की। एक तरफ जहां उन्होंने गुरु वैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण कर उनका सम्मान किया, तो वहीं मां के आंचल में जाकर रात्रि विश्राम की।
व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन यही हिंदू दर्शन ये भी कहता है कि एक संतान जब तक जीवित है तब तक अपने गुरुजनों के और माता पिता के प्रति निष्ठावान रहना है, और योगी ने इन दोनों धर्मों को बखूबी निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने कोर्ट में अपना वाद दाखिल किया है। उस वाद पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। बाकी के वादों पर भी अलग अलग तारीखों में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस कोर्ट में दायर किए गए वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है, जिस पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामला, जिसमें सर्वे करने के लिए डीएम और सीपी से गुहार लगाई गई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी की मांग, बिंदुवार पत्र प्रशासन को एक सौंपा गया है। 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमीशन को सर्वे करना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामले में सर्वे रोकने के लिए डीएम और सीपी से गुहार लगाई गई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी की मांग पर बिंदुवार पत्र प्रशासन को सौंपा गया है। 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमीशन को अब सर्वे करना है।